Hello friends, welcome to all of you on your channel Science Grow the Best. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल मोल कंसेप्ट क्या है। ये बुक में देखने पर है ना आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं यार ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रही है ना। बहुत सारी चीजें एटम मॉलिक्यूल ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, लेकिन मोल कंसेप्ट में आते आते है ना कई बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं। यानी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या है, समझ में नहीं आता। कभी नंबर, कभी एवोगाड्रो नंबर, कभी 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, ये वो सब चीजें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। जो लिखा हुआ है ना उसको मैं सिंपल करके शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर। छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, केवल मोल कंसेप्ट पे ही बनाया है, बाकी चीजें हम आगे कर लेंगे। पहले मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। 2-3 फॉर्मूला वो भी आपको बता दूंगा। देखो, अब मोल कंसेप्ट यानी मोल को समझना हमें कि मोल क्या है, और मेनली ये समझना है कि 1 मोल कितना होता है। देखो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोल का मतलब क्या है। तो मोल ये है ना, थोड़ा इसकी अगर हिस्ट्री में जाए ना तो सबसे पहले ये विल्हेम ओस्टवाल्ड करके एक साइंटिस्ट है, बुक में दे रखा है। उन्होंने 1896 में ये सबसे पहले टर्म दी थी मोल, और ये लैटिन वर्ड से आया। लैटिन में मोल का मतलब होता है हीप या ढेर, पाइल। ठीक है, ढेर, एटम का ढेर है जैसे, है ना, मॉलिक्यूल का एक ढेर है। अब ये है क्या, तो ये साइंटिस्ट लोगों की काउंटिंग यूनिट है, गिनने की, है ना, काउंटिंग यूनिट है। किसको काउंट करते हैं वो? एटम और मॉलिक्यूल को। किसमें? मोल में। यानी मोल में वो एटम और मॉलिक्यूल को काउंट करते हैं कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कितने मोल एटम है और कितने मोल मॉलिक्यूल है, यानी उसमें कितने मोल किसी एलिमेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में। यानी साइंटिस्ट की काउंटिंग यूनिट है। अच्छा, अब ये है क्या चीज? तो ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, ऐसा यूनिट है। जैसे बहुत सारी ऐसा यूनिट होती है, मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, है ना, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, ठीक है, लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। इसी तरह से ये भी एक ऐसा यूनिट है। किसकी है? तो ये ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मास की ऐसा यूनिट नहीं होती क्या, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। ऐसे ही किसी सब्सटेंस का अमाउंट अगर हमें चाहिए, स्पेशली केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट, और वो भी केमिकल रिएक्शन में, तो केमिकल थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम काम में लेते हैं, तो वहां पर हम उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में लिखे भाई? ग्राम में लिखे, किलोग्राम में लिखे। कि हमने जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के वाटर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें कितना ग्राम हाइड्रोजन आया, कितना ग्राम ऑक्सीजन आया और कितना ग्राम वाटर बना, ये ना लिख के हम यहाँ ग्राम नहीं लिखे, क्योंकि ग्राम एक है ना, एटम और मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में ग्राम बहुत ही बड़ी यूनिट हो गई। ठीक है, बहुत ही बड़ी यूनिट होगी एटम और मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल है जिनको हम देख भी नहीं सकते, है ना। 10 की पावर -10 टू द पावर -10 में इनकी रेडियस है। इतने छोटे पार्टिकल, तो वो ग्राम और किलोग्राम इनके लिए तो बहुत ही बड़ी यूनिट होगी। तो फिर एक छोटी यूनिट चाहिए जिससे हम एटम और मॉलिक्यूल को मेजर कर सके, उनको, है ना, तोल सके। तो वो छोटी यूनिट है मोल। ठीक है, तो मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जैसे 1 ग्राम का मतलब होता है, 1 किलोग्राम का मतलब होता है, तो फिर 1 मोल का मतलब क्या होता है, या 1 मोल कितना होता है? ठीक है, बस मैंने और कुछ नहीं लिख रहा, केवल यही लिख रहा है कि 1 मोल कितना होता है। तो इस 1 मोल को डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, सारी सब कुछ है, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। मैं एक एग्जांपल लेके आपको इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो 1 डजन होता है, तो 1 डजन का मतलब क्या होता है हमें पता है, 12। भाई किसी भी चीज की 1 डजन है ना, 1 डजन का मतलब क्या हो गया, 1 डजन इज इक्वल टू 12 नॉस, है ना, नंबर ऑफ सॉर्टिंग्स, 12 नॉस। 12 नंबर ऑफ सॉर्टिंग, यहाँ आप 12 कुछ भी ले रहे हो। जैसे हम मान लेते हैं कि 1 डजन बनाना, 12 बनाना। 1 डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल। ठीक है, 1 डजन मैंगो, 12 मैंगो। नंबर फिक्स है। लेकिन मुझे ये बताओ कि 1 डजन में नंबर तो फिक्स है, लेकिन क्या उनका मास भी फिक्स है? क्या हमेशा ही अगर हम 12 बनाना को अगर हम मेजर करें, उसको तोले, तो क्या उनका मास फिक्स आएगा? क्या जैसे मान लो कि 1 kg, क्या हमेशा 1 kg होंगे 12 बनाना का मास? नहीं होगा ना भाई। 1 kg में हो सकता है 7 ही आए, थोड़े बड़े अगर बनाना है तो हो सकता है कि वो 5-6 ही आए 1 kg में। क्या इसी तरह से 1 डजन एप्पल, जो नंबर तो हमेशा 12 ही रहेंगी, 1 डजन का मतलब 12 एप्पल, लेकिन क्या इनका मास भी फिक्स है? क्या 1 डजन का मास हमेशा 1 kg आएगा, या ½ kg आएगा, या 2 kg आएगा? कोई फिक्स है? नहीं है ना। लेकिन मोल कंसेप्ट में ऐसा फिक्स है, यानी 1 मोल का मतलब है मास भी फिक्स है और नंबर भी फिक्स है। 1 मोल का मतलब नंबर कितने, वो फिक्स है, और 1 मोल का मतलब मास कितना, वो भी फिक्स है। ये दोनों चीजें फिक्स है। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। 1 मोल मतलब भाई 1 मोल जैसे ऐसे हो गया कि 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना, और 1 kg होगा हमेशा ही, है ना। और 1 डजन एप्पल मतलब कि 12 एप्पल और हमेशा 1 kg होगा। ऐसे यहाँ मोल में फिक्स है। क्या चीज फिक्स है? देखो, 1 मोल का मतलब है नंबर। जैसे यहाँ 1 डजन में 12 है ना, वैसे 1 मोल में नंबर फिक्स है, और वो नंबर है एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 × 10⁻23।
अब 1 मोल आप किसका ले रहे हो, जैसे बनाना लिया कि एप्पल लिया तो वैसे आपने 1 मोल एटम लिया तो इतने एटम हो जाएंगे, और 1 मोल मॉलिक्यूल लिया तो इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यानी 1 मोल एटम यानी अवागाड्रो नंबर के बराबर एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल यानी अवागाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल एटम यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, 1 मोल आयंस इतने आयंस, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट्री एंटिटी अगर हम ले, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, है ना, या कोई पार्टिकल ले ले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो 1 मोल का मतलब ये नंबर फिक्स है, अवागाड्रो नंबर। ठीक है, अच्छा अब इनका मास भी फिक्स है, 1 मोल का मास भी फिक्स है, और मास कितना है, जितना उसका एटॉमिक मास है। अगर हम एटम ले रहे, जैसे मान लो मैंने यहाँ 1 मोल एटम ले लिया, तो उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, यहाँ पर एटॉमिक मास आ जाएगा, लेकिन यूनिट चेंज करनी है, एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक। ठीक है, तो मास भी फिक्स हो गया। भाई मैंने 1 मोल हाइड्रोजन एटम लिया, मान लो मैंने यहां पर लिया क्या, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हमने एटॉमिक मास पढ़ा, 1U होता है कि नहीं होता, होता है 1U, बस U को चेंज करके ग्राम कर दो G, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 ग्राम। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 मोल ऑक्सीजन एटम ले लिया मैंने, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16U होता है ना, U को हटा के ग्राम कर दो, G ग्राम, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 16 ग्राम। तो ये मास भी फिक्स हो गया और ये नंबर भी फिक्स हो गए 1 मोल में। अच्छा, एटम की जगह अगर मॉलिक्यूल ले लेंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, या एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जैसे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, चलो कौन सा मॉलिक्यूल ले, कोई सा भी ले लो, ऑक्सीजन का ले ले, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई, O2, 2 एटम है, तो एक एटम का होता है 16U, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 16 32U। अब U को चेंज कर दो G में, तो कितना हो गया, 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 32 ग्राम। 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास जितना ही होगा ग्राम में, यूनिट चेंज करनी है, बस यही मोल है। समझ में आ गया आपको, मोल कंसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे एक डजन में 12 नॉस होते हैं ना, उसी तरह से 1 मोल में अवागाड्रो नंबर के बराबर नंबर होते हैं, और 1 मोल का मास कितना होता है, अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास ग्राम में, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन वगैरह की बात कर लेते हैं, वो क्या है। 1 मोल का मैंने आपको बता दिया कि भाई 1 मोल में नंबर भी फिक्स है और मास भी फिक्स है। नंबर कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर है, किसके, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो भी है उसके। मास कितना है उसका, अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास ग्राम में, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में। अब इसके डेफिनेशन को देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1 मोल होता क्या है। तो 1 मोल, जैसे मैंने बताया कि मोल क्या है, मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज। या एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब है कि एटम, मॉलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल, आयन हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है ना। यानी 1 मोल ऑफ एनीथिंग, या 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एज एटम, मॉलिक्यूल और पार्टिकल as there are atom in exactly 12 gram of carbon 12 element. So 1 mole is the amount of substance that contain as many as elementary entity, यानी 1 mole वो amount of substance है जिसमें उतने एटम होंगे या उतने मॉलिक्यूल होंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये कि 1 मोल किसी का भी अगर हम लेकर आए, 1 मोल किसी का एटम लेके आए, मान लो हम पहले एटम लेते, 1 मोल एटम हाइड्रोजन, या 1 मोल नाइट्रोजन एटम, या 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल क्लोरीन एटम, किसी का भी एटम है, तो उसमें कितने एटम होंगे, जितने कार्बन के 12 ग्राम में है, जितने कार्बन के 12 ग्राम में एटम है उतने होंगे। ठीक है, तो अब कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम है, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन करके अवागाड्रो ने निकाला, इसीलिए अवागाड्रो नंबर कहते हैं इसको, कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं कार्बन के, ये कैलकुलेशन की हुई है। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं कि 1 मोल एटम का मतलब कार्बन 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं उतने, तो कार्बन 12 ग्राम में एटम होते हैं इतने अवागाड्रो नंबर के बराबर, यानी एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो 1 मोल अगर है किसी का भी, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मोल क्या है, 1 मोल वो है जिसमें जितने एटम होंगे, कितने एटम, जितने कार्बन 12 के
12 ग्राम में है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम है, इतने हैं, अवागाड्रो नंबर के बराबर है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो 1 मोल किसी का भी मतलब कितना हो गया, 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल हाइड्रोजन इतने एटम, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन मतलब इतने एटम नाइट्रोजन के, ठीक है, अगर एटम है तो, अगर मॉलिक्यूल है तो फिर इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जैसे 1 मोल मॉलिक्यूल वाटर तो इतने मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है। और अब जैसे ये कार्बन के लिए फिक्स है ना मास, भाई इतने एटम कार्बन की कितने मास में आ रहे हैं, 12 ग्राम मास में आ रहे हैं। 12 ही क्यों लिया, क्योंकि 12 उसका क्या है, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास को हमने क्या किया, 12U है एटॉमिक मास, उस 12U को हमने किस में चेंज कर दिया, ग्राम में चेंज कर दिया। तो ऐसे ही हमें जो भी हम ले रहे हैं ना यहाँ पर, जिसका भी हमें निकालना है, जैसे हाइड्रोजन का निकालना है या नाइट्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, किसी का भी निकालना है, तो उसके यहाँ पर कार्बन का जो 12 ग्राम लिया ना, उसकी जगह उस एटम का, अगर एटम ले रहे तो उसका एटॉमिक मास ले लेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ ले रहा हूँ हाइड्रोजन, है ना, तो एटम्स इन 12 की जगह हाइड्रोजन का कितना होता है 1U, तो 1 ग्राम। तो एटम इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इतने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी आपको क्या करना है, ये नंबर तो हमेशा फिक्स ही रहने वाले हैं, चाहे आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर कुछ भी ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, चाहे एटम ले लो, ये नंबर तो फिक्स रहने वाले हैं, उसमें उतने एटम या उतने मॉलिक्यूल होंगे। ये मास चेंज होने वाला है। मास कितना चेंज होने वाला है, मास भी कांस्टेंट है, कितना, अगर हम एटम ले रहे हैं तो उसका एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उतना मॉलिक्यूलर मास, ग्राम में लेना है, बस यू की जगह ग्राम कर देना है। जैसे मान लो मैं वाटर मॉलिक्यूल लेता हूं, है ना, तो मॉलिक्यूल इन वाटर का कितना होता है 18 ग्राम, 18U होता है, उसको ग्राम कर देंगे चेंज। भाई वाटर ये होता है ना H2O, तो हाइड्रोजन का यहाँ 1U होता है, तो 2 एटम है तो 2 हाइड्रोजन, 2U प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 18U हो गया ना। इस U को ग्राम में चेंज करना है, तो मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 18 ग्राम वाटर में, 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, कितने होंगे, अवागाड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो दोनों चीजें फिक्स है, मास भी फिक्स है, नंबर भी फिक्स है। नंबर हमेशा यही है, अवागाड्रो नंबर 1 मोल में, किसी का भी 1 मोल हो, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, यही है बस उसमें। और मास जितना, अगर वो एटम है तो उसका जितना एटॉमिक मास है उतना ग्राम में, और अगर मॉलिक्यूल है तो उतना मास उसका, मॉलिक्यूलर मास उसका ग्राम में। ये हुई मोल की बात, 1 मोल, मोल कंसेप्ट की बात होगी। 1 मोल का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पर आपको दे सकता है कि भाई 1 मोल में कितने, मोल और नंबर और मास, ये 3 चीजें हैं यहाँ पर जिनमें आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे 1 मोल का मतलब उसमें नंबर फिक्स है, तो आपसे ये पूछ लेगा कि 2 मोल में कितने एटम है, या हाफ मोल अगर आपको दिया तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूलर नंबर पूछ सकता है, या नंबर देके आपको मोल पूछ सकता है कि चलो मैंने आपको इतने दिए, कि मैंने इतने आपको नाइट्रोजन के एटम दिए, तो बताओ उसमें कितने मोल है, तो इतने में तो 1 मोल है, लेकिन इसको डबल कर दे या इसको हाफ कर दे या इसको 4 टाइम कर दे और फिर नंबर ऑफ मोल पूछ ले, या मास दे दे। जैसे यहाँ पर कह दिया ना कि 18 ग्राम मास है, अगर वो आपको कह दे कि मैं आपको 36 क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि मैं 36 ग्राम आपको वाटर मॉलिक्यूल देता हूँ, तो बताओ 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल में वाटर के कितने मोल है, तो 18 ग्राम में 1 मोल है, तो 36 में कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। या ये मास दे के नंबर पूछ ले कि 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, तो हमें पता है 18 ग्राम में इतने होते, तो 36 में कितने हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है ना, नंबर मास और मोल, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो फॉर्मूला से है। तो वो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखो फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मोलर मास के बारे में। मोलर मास क्या होता है, देखो मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास मींस मास ऑफ 1 एटम, मोलिकुलर मास मींस मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो वैसे ही मोलर मास का मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। अब अगर वो मोल किसका है, एटम का है या तो, या फिर मॉलिक्यूल का है। अगर वो एटम का है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा ग्राम में। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन एटम, इसका मास कितना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा ग्राम में। और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ग्राम में। जैसे 1 मॉलिक्यूल वाटर, तो 1 मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना होगा, जितना वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ही ग्राम में। तो 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, और 1 मोल एटम का मतलब हो गया एटॉमिक मास इन ग्राम। अब ये 2 फॉर्मूला देखो मेन, इनसे हम आगे सारे हमारे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, वो सारे इसी से सोल्व होने वाले। तो ये दोनों फॉर्मूला आप देखो, समझाता हूँ उसको क्या है ये। यहाँ से 4 फॉर्मूला और बनेंगे, लेकिन ये मेन 2 फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने एक तो लिखा है स्मॉल एम, कैपिटल एन और NO, ये है। तो ये समझो पहले तो आप, ये क्या चीज है।
स्मॉल एन का मतलब तो है नंबर ऑफ मोल, 1 मोल 2 मोल 3 मोल कितने, नंबर ऑफ मोल। स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल। स्मॉल एम का मतलब है गिवन मास, जो क्वेश्चन में हमको देगा वो मास है ना वो। और कैपिटल एम का मतलब है मोलर मास। अगर एटम है तो मोलर मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास इन ग्राम में। अगर आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो ये मोलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, आगे समझ में। एन नंबर ऑफ मोल, एम गिवन मास जो भी होगा एटम या मॉलिक्यूल उसका गिवन मास। ठीक है, और कैपिटल एम क्या हो गया, मोलर मास। एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अब इनको देखते हैं ये क्या है। एन तो वही है नंबर ऑफ मोल। कैपिटल एन का मतलब है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे अगर एटम है तो गिवन नंबर ऑफ एटम, अगर मॉलिक्यूल है तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और आयन है तो गिवन नंबर ऑफ आयॉन्स। यानी गिवन नंबर ऊपर गिवन है आपको, जो क्वेश्चन में देगा गिवन मास। कि जैसे मान कह दिया कि है ना 24 ग्राम में बताओ कार्बन के कितने मोल है। ठीक है, 24 ग्राम तो गिवन आपको कितना है वो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन करके देगा आपको वो। और ये एन ओ हम पता है अवागाड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स है। ये दोनों कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, किसी भी एटम का एम मोलर मास कांस्टेंट है, किसी मॉलिक्यूल का भी ये भी कांस्टेंट है, ये फिक्स है सबका। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो 1 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का। ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम है। ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल है तो वो O2 हो जाता है, तो फिर इसका 16 × 2 यानी 32, ये भी फिक्स है। तो सबका अपना अपना फिक्स है, कांस्टेंट है। ये क्या, कैपिटल एम मोलर मास। और ये तो सबका फिक्स है ही, ये तो नंबर फिक्स है ही, ये तो एवोगाड्रो कांस्टेंट है। और ये 6.02 × 10⁻23 होती है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन की हुई वैल्यू, ये हमेशा फिक्स रहती है। अब अगर आपको इनसे और फॉर्मूला बनाना हो, देखो, और इनको कब यूज करना है, देखो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको गिवन मास दे दे और उसमें मोल पूछ ले। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल, पता यही करना है ना, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 40 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कुछ भी, कोई भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ भी दे दिया, तब आपको ये फॉर्मूला निकालना है जब आपको मास दिया हुआ हो और मोल पूछा हुआ हो। ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। ये कब यूज करना है, जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो, यानी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा हो, और आपको नंबर ऑफ मोल पूछा हो कि 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन के कितने, तो फिर गिवन यहाँ लिखेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल एटम है तो एटम यहाँ लिखेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के नंबर यहाँ लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या आयंस दिया हुआ है तो उनके नंबर यहाँ लिखेंगे, और नीचे उसको डिवाइड करेंगे अवागाड्रो कांस्टेंट से। ठीक है, अब देखो इसमें ना 2-4 फॉर्मूले और बन सकते हैं। वो फॉर्मूले क्या है वो मैं बताऊं। जैसे देखो ये हो गए हमारे 2 मेन फॉर्मूले। अब इनसे हम फॉर्मूला, देखो ये तो पूछेगा नहीं आपसे, मोलर मास पूछेगा नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, अवागाड्रो कांस्टेंट पूछेगा, ये भी फिक्स है। तो इस फॉर्मूले में आपको ये एक चीज और पूछी जा सकती है कि भाई एन कैलकुलेट करो, आपको मोल दे दे कि 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, या 5 मोल कार्बन में कार्बन के कितने एटम होंगे, या 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे। नंबर्स पूछ ले, नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, तब आपको एन कैलकुलेट करना है। और एन स्मॉल एन गिवन है, या आपको एम कैलकुलेट करने के लिए कहे कि भाई मास निकालो। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, या 4 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तब देखो यहाँ से हम एम और एन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ से एम का फॉर्मूला अगर बनाना हो तो क्या करें, इस फॉर्मूले से हम क्रॉस इंटू करके बना सकते हैं। देखो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम है, इसके नीचे 1 मान ले, इनको क्रॉस इंटू कर ले, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया किसका, मास अगर फाइंड आउट करना हो, आपको मास अगर फाइंड आउट करना हो और मोल दे रखा हो, नंबर ऑफ मोल दे रखा हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से इसका फॉर्मूला भी हम ऐसे बना लेंगे। देखो यहाँ से इसके नीचे 1 मान के क्रॉस इंटू कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला को डिस्टर्ब नहीं करते, यहाँ दोबारा लिखता हूँ मैं, एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ओ। यहाँ 1 मान लेते हैं, इनको क्रॉस इंटू करता हूँ तो एन इंटू 1 यानी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन ओ, ये हो गया। ठीक है, यानी अगर आपको नंबर्स पूछे, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो, और मोल दिया हो कि 1 मोल में, हाफ मोल में, 2 मोल में, 5 मोल में, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3 और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4। अब 2 फॉर्मूला और है। अगर आपसे मास पूछा जाए और आपको नंबर ऑफ मोल दिया जाए तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर आपसे मास पूछा जाए और आपको नंबर ऑफ मोल ना देके आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे एन, तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ एन का फॉर्मूला रखना है पार्टिकल्स वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। भाई एन का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन एन ओ है, तो इस एन की जगह मैं ये फॉर्मूला रख दूं, ऐसा कैसा ही, तो ये फॉर्मूला ऐसा हो सकता है ना, एन अपॉन एन ओ इंटू एम। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 5। कब, जब आपसे मास पूछा जाए
और आपको पार्टिकल्स के नंबर दिए हुए हो, एटम के, मॉलिक्यूल के, आयन के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर दे रखे हो और आपसे मास पूछ लिया जाए, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, एक फॉर्मूला ये जो बना था हमारा ये वाला, इस फॉर्मूले में आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ मोल आपको देगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल ना दे वो आपको और यहाँ पर आपको मास दे दे वो कि भाई ये मास है, इतना मास है एटम का या मॉलिक्यूल का, और आप उसमें नंबर फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो, तब आप कैसे करोगे? तब फिर आप इस एन की जगह ये एन का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, भाई एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, तो मैं इसकी जगह ये फॉर्मूला रख दूं, तब ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? तब ये फॉर्मूला हो जाएगा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, एन की जगह मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर है इसके साथ। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 6। एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे बने ये फॉर्मूला। मेन आपको ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, एक ये और एक ये, बाकी सब याद हो जाए, करने की जरूरत नहीं, अपने आप आपको आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। इससे अगर मुझे एम का फॉर्मूला बनाना है तो क्रॉस इंटू करूंगा, ठीक है। ये किया मैंने, क्रॉस इंटू एन अपॉन 1 एम इंटू एम, एम इंटू 1 यानी एम इज इक्वल टू एन इंटू एम, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये है एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ओ। अगर मुझे यहाँ से एन का फॉर्मूला बनाना हो तो मैं करूँगा क्रॉस इंटू, इसके नीचे 1 मान लूंगा मैं, एन इंटू 1 यानी एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ओ, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 और 4 में अगर हम एन का फॉर्मूला रखें, भाई इसमें मैं एन का फॉर्मूला रखूँ तो एन के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो एम एम, एक एन एन। या एम तो है ही, तो एम वाला फॉर्मूला तो रखा नहीं जाएगा, तो फिर एन वाला फॉर्मूला रखा जा सकता है। तो मैं एन की जगह एन वाला फॉर्मूला रखता हूँ, एन अपॉन एन, तो ये बन गया एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5। और इसमें एन इंटू एन वाले में क्योंकि एन और एन तो है यहाँ, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला ये रखा जा सकता है एम और एम वाला। तो अगर मैं ये एम और एम वाला फॉर्मूला रखता हूँ तो ये बन गया ये एम अपॉन एम इंटू एन हो, तो ये फॉर्मूला नंबर 6। बस ये 6 फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हीं से सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अब हम इसके बाद में अगले वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। आपको ये 6 फॉर्मूले वहाँ पर चाहिएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, सारा बताऊंगा। आप इनको अच्छे से एक बार याद कर लेना।